नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 2 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। आप लोगों को 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका यूनिट 2 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। इसका पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुरूप बदलना है। ए व्यवस्था, बच्चे, बी परिवेश परिवार, सी बच्चे व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के अनुरूप बदलना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए व्यवस्था बच्चे। आप लोग ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ... यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। ए समावेशीकरण, बी विशिष्टीकरण, सी एकीकरण, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, शिक्षा का ... यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशीकरण। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। यह कथन है, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सी श्रीमती R.K. शर्मा। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ए संस्थितिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी सहयोगात्मक शिक्षा, डी पृथक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, तो समावेशी शिक्षा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, डी अपवर्जन शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा।
अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ए समावेशी, बी एकीकृत, सी विशेष, डी नियमित। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना ए। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ए अभिभावकों की भागीदारी, बी पृथक्करण, सी क्षमता संवर्धन, डी संवेदनशील बनाना। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, सही जवाब हो जाएगा बी पृथक्करण। मतलब पृथक्करण के सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनाना, ये सभी की जरूरत होती है। ठीक है, सफल समावेशन को अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है, क्षमता संवर्धन भी जरूरी है, संवेदनशीलता भी जरूरी है, सिवाय पृथक्करण के। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट आप लोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है, स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठचर्या तथा संस्कृति से उसके बहिष्ठ को कम करती है। यह कथन किसका है? कथन किसका है? ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है, स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठचर्या तथा संस्कृति में उसके बहिष्ठ को कम करती है। यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, बूच एवं इंशको। ध्यान रखना, बूच एवं इंशको, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? ए कौन, बी कहाँ, सी क्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, कौन, कहाँ, क्या। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबद्ध करने का श्रेय जाता है। ए सरकारी योजनाओं को, बी समावेशी शिक्षा को, सी सामान्य शिक्षा को, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समावेशी शिक्षा को। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा संबंधित है ए विशिष्ट बालकों से, बी सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, सी गलियों में घूमने वाले बालकों से, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी, विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गलियों में घूमने वाले बालकों अर्थात सभी से। अगला प्रश्न है इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है, मुख्य शिक्षण, शिक्षक शिक्षण। इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है, मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरे विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। ए सामान्य शिक्षा, बी स्थिर और गौण शिक्षा, सी विशिष्ट शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी, स्थिर और गौण शिक्षा। इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है, मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरे विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। तो किसमें होता है ये? स्थिर और गौण शिक्षा, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसने कहा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी आर के शर्मा जी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी मनरेगा, डी स्किल इंडिया। समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 14 का ए, सर्व शिक्षा अभियान का। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं ए अधिगम क्षमता वाले बालक, बी श्रवण दोष वाले बालक, सी
दृष्टि दोष वाले बालक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले आ सकते हैं। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। ए, कार्यशील बच्चे, बी, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, सी, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। कथन किसका है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर एस के दुबे। अगला प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। ए, अमेरिका एवं ब्रिटेन में, बी, भारत एवं पाकिस्तान में, सी, रूस एवं फ्रांस में, डी, जापान एवं चीन में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 18 का, ए, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। ए, विशेष शिक्षा, बी, समेकित शिक्षा, सी, समावेशी शिक्षा, डी, सामान्य शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा को वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। ए, सामान्य बालक, बी, विशेष प्रकार के बालक, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है सामान्य और विशेष प्रकार के दोनों बालकों का। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षा प्रदान करती है। ए, बहुस्तरीय शिक्षण, बी, प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है। तो बहुस्तरीय शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण, दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का उल्लेख है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है। ए, 45, बी, 46, सी, 50, डी, 51। संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा बी, 46। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, सी, अनुच्छेद 46। इसमें जो है कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शांति किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया, शांति नहीं बल्कि शामिल रहेगा। ठीक है, किस अधिकार को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका 26 का ए, समान शैक्षिक अधिकार। 29 के अंतर्गत समान शैक्षिक अधिकार, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी,
गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू किया गया? आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था 2009 भारत में लागू कब किया गया पूछ रहा है। तो ध्यान रखना एमएड 2022 में पूछा जा चुका है। सही जवाब हो जाएगा बी 1 अप्रैल 2010। कई लोग सोचेंगे 2009, लेकिन ध्यान रखना 2009 में पास हुआ था। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें, बी भेदभाव रहित शिक्षा, सी साक्षरता दर बढ़े, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी भेदभाव रहित शिक्षा। अगला प्रश्न है समावेशी बालक समूह बनाते हैं, महत्वपूर्ण है, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे। ए विषमांगी, बी समांगी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा समावेशी बालक समूह बनाते हैं ए विषमांगी समूह बनाते हैं। अगला प्रश्न है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है विशेष शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है? ए परीक्षाओं में लचीलापन, बी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, सी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, डी विद्यालयों को राजनीति से दूर रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी ये जो है नहीं है, विद्यालयों को राजनीति से दूर रखना ये जो है एनसीएफ 2005 की संस्तुति नहीं है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा ए विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना, यह समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा आधारित है। ए सामाजिक दृष्टिकोण पर, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, सी दार्शनिक दृष्टिकोण पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी समावेशी शिक्षा आधारित है सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक दृष्टिकोण तीनों पर। मॉडल में देखोगे तो बी दिया जो गलत है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है, बी इसका सही जवाब है। समावेशन यह एक दर्शन है जो सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा बी 20। अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है? ए शारीरिक विशिष्ट बालकों पर, बी मानसिक विशिष्ट बालकों पर, सी प्रतिभाशाली बालकों पर, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली तीनों पर। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए केवल अक्षमता युक्त सीखने वालों का, बी केवल अक्षमता रहित सीखने वालों का, सी उपयुक्त दोनों तरह से सीखने वालों का, डी केवल प्रतिभाशाली सीखने वालों का। समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। सही जवाब हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों तरह से सीखने वालों का, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा की चुनौती क्या नहीं है? ए परिवर्तन का विरोध, बी लचीला अधिगम वातावरण, सी अधिगम सामग्री की कमी, डी पर्याप्त बजट। सही जवाब हो जाएगा बी लचीला अधिगम वातावरण, ये जो है समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है। बाकी परिवर्तन का विरोध, अधिगम सामग्री की कमी, पर्याप्त बजट ये सारे हैं। अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? ए मानकीकरण, बी संस्था रहित शिक्षा, सी शिक्षा की मुख्य धारा व समावेश, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी
मानकीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा और समावेशन, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। ए, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति है। बी, बाधित और असमर्थी बालकों की शिक्षण हेतु। सी, अधिगम असमर्थी की सुविधा है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, अस्थिबाधितों के लिए। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती अस्थिबाधितों के लिए। श्रवण बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए, इन सारे लोगों के लिए जरूरत होती है अनुकूलन की, लेकिन अस्थिबाधितों के लिए नहीं होती है। बी इसका सही जवाब है 44 का। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है। ए, अधिकार की। बी, भूमिका की। सी, उत्तरदायित्व का। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अधिकार, भूमिका और उत्तरदायित्व तीनों का। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है। ए, शारीरिक विकास हेतु। बी, मानसिक विकास हेतु। सी, सामाजिक विकास हेतु। डी, उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, मुख्य धारा में डालकर। समावेशी शिक्षा में वंचित समूहों के विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य ... में निःशक्त को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नियमित विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है कि। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो अलगाव के बजाय एकीकरण पर ध्यान दे। बी, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे। सी, क्षमताओं को ध्यान हटा दे। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी तीनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। अगला प्रश्न है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। ए, केवल गुणात्मक। बी, केवल मात्रात्मक। सी, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं। ए, लुइस। बी, थॉमसन। सी, क्रिक। डी, इटार्ड। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, इटार्ड जो है विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा ए, क्रुक्सेंक का। अगला प्रश्न है,
विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 58 का। ध्यान रखना डी, सभी। प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं पर पूर्ति की जाए, अस्थायी व विशेष शिक्षकों की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को दिया जाए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? ए ज्ञानार्जन, बी कार्यात्मकता, सी गुणवत्ता, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो ज्ञानार्जन, कार्यात्मकता, गुणवत्ता, तीनों का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, जेडी हंट का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? ए समानता का सिद्धांत, बी भेदभाव का सिद्धांत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी, भेदभाव। विशिष्ट शिक्षा है किस शिक्षा पर आधारित है? भेदभाव पर। कई लोग बोलेंगे समानता पर, सही है। विशिष्ट शिक्षा जो है क्या करती? समानता लाती है, लेकिन आधारित किस पर है? भेदभाव पर। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, कोई कम है, समस्या है, तो उसी को वो ठीक करती है। तो विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? भेदभाव के सिद्धांत पर। बुक में देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक है, 87 पेज पे आप देख लीजिए, ठाकुर पब्लिकेशन नई एडिशन है, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? ए समावेशी शिक्षा का, बी विशिष्ट शिक्षा का, सी एकीकृत शिक्षा का, डी सामान्य शिक्षा का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी एकीकृत शिक्षा का कार्य है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। एकीकृत का पर्याय है मुख्य धारा और मानकीकरण। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, बुक में है, महत्वपूर्ण है। एकीकृत का पर्याय क्या है? मुख्य धारा और मानकीकरण। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा के घटक हैं? ए शिक्षा में एकीकरण, बी शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, सी उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, मुख्य धारा के घटक हैं शिक्षा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, तीनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए? ए पृथक, बी विशिष्ट, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, पृथक और विशिष्ट दोनों। पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण आवासीय विद्यालय योजना है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। जो पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण कौन है? आवासीय विद्यालय। समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं? ए पब्लिक विद्यालय, बी निजी विद्यालय, सी गृह शिक्षा, डी तो सभी। समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। पब्लिक विद्यालय, निजी विद्यालय, गृह शिक्षा, तीनों बुक में दिया हुआ, स्पष्ट रूप देख लीजिएगा आप लोग। बुक आप लोग जरूर पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ, मॉडल पेपर और बुक दोनों आप लोग पढ़िए, मेरे साथ टेस्ट कीजिए और देखिए अपने आप को कितना आपका तैयार है। जो पॉइंट वीक है, जो टेस्ट में आपको कम नंबर आ रहे हैं, फिर आप बुक को बार बार पढ़िए, टाइम है। ठीक है, तो टेस्ट देते रहिए, बुक और मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। और आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग इसमें टॉप 100 प्रश्न लगभग कर रहे हैं। उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप 75 प्रश्न रहेगा, उतना ही करेंगे। लेकिन अभी टाइम है तो हम लोग पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा प्रश्न करने का। प्रश्न देखते हैं अगला। ध्यान रखना, इसमें क्या सही है? मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है? ए आवासीय विद्यालय में, बी विशेष विद्यालय में, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है? ए दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण, बी कठोर पाठ्यक्रम, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है, तो ए बी दोनों, दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण और कठोर पाठ्यक्रम दोनों। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है ... में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान कराना।
सही जवाब हो जाएगा इसका डी। नियमित विद्यालयों निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विकलांग एवं अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। ए विशेष कक्षा, बी विशेष अध्यापक, सी विशेष पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। ए मुख्यधारा, बी विशिष्ट शिक्षा, सी समन्वित शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मुख्यधारा, विशिष्ट शिक्षा, समन्वित, तीनों। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है, सबका अलग अलग है, माध्यमिक अलग है। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएंगे। सही जवाब हो जाएगा सी, 45 घंटे, 45 घंटे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 शिक्षार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कितने होंगे। सही जवाब हो जाएगा सी, 3। ध्यान रखना, नियम जो है आप लोग याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। 60 बच्चों वाले प्राथमिक विद्यालय में 2 रहेंगे, ठीक है। 61 से 90 में 3 रहेंगे, ठीक है। 60 बच्चे वाले प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक रहेंगे और 61 से 90 में 3 रहेंगे। 91 से 120 अगर बच्चे हैं तो 4 रहेंगे। 120 से अगर 200 छात्र हैं तो 5 शिक्षक होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सभी महत्वपूर्ण है। 60 बच्चे वाले हैं प्राइमरी में तो 2, 60 से 90 हैं तो 3, 90 से 120 हैं 4, 121 से 200 हैं तो 5 शिक्षक, ठीक है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना, 150 से अधिक है तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। 200 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक, ठीक है, और 1:4 के अनुपात के अनुसार शिक्षक होंगे। अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो एक प्रधानाध्यापक और 1:40, मतलब एक टीचर 40 बच्चे रहेंगे, इस अनुपात में शिक्षक होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर 60 बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर, 60 से 90 हैं तो 3, 90 से 120 हैं 4, 120 से 200 हैं तो 5 और 200 से अधिक हैं, ध्यान रखना, 150 होने पर, 150 से अधिक होने पर 5 और प्रधानाध्यापक होगा और 200 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक और फिर 1:40 के अनुपात में आ जाएंगे, मतलब 40 बच्चे, एक शिक्षक। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, संतुलित। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्रों का अनुपात है। पहले बता चुका हूं, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 1:30। मैंने पहले बताया शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कितना, 1:30। लेकिन अगर 200 से अधिक हैं तो 1:40 हो जाएंगे, आपको देखा तो बताया था। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात। प्राइमरी क्लास में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 छात्र विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना जरूरी है। यदि प्राथमिक कक्षा में 200 से अधिक छात्र हैं तो मैंने पहले बताया विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा, 1:40 या फिर 40:1, क्योंकि पहले विद्यार्थी बोला तो 40, शिक्षक बाद में तो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस होता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, 200। प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखना 200 है। शैक्षिक सत्र में प्राथमिक स्तर पर 200 दिन या 800 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात माध्यमिक स्तर पर 220 दिन या 1000 घंटे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन और माध्यमिक स्तर पर 220 दिन। अगला प्रश्न है एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी विद्यालय। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने % गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा।
महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए 25%। अगला प्रश्न है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न है, बचपन डे केयर सेंटर का संचालन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए प्री प्राइमरी हेतु। अगला प्रश्न है, ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? प्री प्राइमरी हेतु, बी प्ले ग्रुप हेतु, सी मानसिक मंदित हेतु, डी तो सभी नवजात शिशु हेतु। सही जवाब हो जाएगा सी मानसिक मंदित हेतु। संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी मूक बधिर छात्रों हेतु संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श विद्यालय का संचालन किया जाता है किसके लिए? स्पर्श विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा डी दृष्टिबाधित छात्रों हेतु स्पर्श विद्यालय। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है। सही जवाब हो जाएगा बी प्रयास विद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना आप लोग, प्रयास विद्यालय सी लखनऊ प्रतापगढ़ में, यूपी की बात कर रहा है। ममता विद्यालय स्थापित है ए प्रयागराज इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रयागराज और लखनऊ दोनों। अगला प्रश्न है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए बनारस में। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? ए पूर्ण, बी अंशकालिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी पूर्ण और अंशकालिक दोनों। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है? ए माता पिता, बी अध्यापकों का, सी प्रबंधकों का, डी सभी का। मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है? सही जवाब हो जाएगा डी तीनों का। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण निर्भर करता है ए छात्रों पर, बी शिक्षकों पर, सी ए बी दोनों पर, डी पाठ्यक्रमों पर। तो कक्षा का वातावरण निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों और शिक्षकों दोनों पर। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक होता है। कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक होता है ए भौतिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी तो सभी। सही जवाब हो जाएगा डी भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है ए प्रचार पर, बी शिक्षक पर, सी छात्रों पर, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, विद्यालय का वातावरण सभी, प्रचार, शिक्षक, छात्र सभी पर। अगला प्रश्न है, एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए? ए अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, अभिव्यक्ति को क्या अभिव्यक्ति की रहेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, बी पाठ से आगामी क्रियाओं को व्यवस्था की जाए, सी कक्षा में सामाजिक व भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए, डी सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? ए अध्यापक तथा विद्यार्थी के संबंध पर, बी विद्यार्थियों के मध्य संबंधों पर, सी अध्यापक व प्रधानाचार्यों के संदर्भ पर, डी सभी। ध्यान रखना, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है?
सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों पर। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रति किस प्रकार की समझ का शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है? ए छात्रों की रुचियां जानने का, बी छात्रों की आवश्यकताएं जानने का, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, छात्रों के प्रति किस प्रकार की समझ का शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय का पहला उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना, बी बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना, बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाना, दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ सामग्री कौन सी है? शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ सामग्री कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पाठ्यक्रम। ध्यान रखना 110 प्रश्न करीब है, आप लोग प्रश्न पूरा देखिएगा। कक्षा प्रबंधन की विभिन्न सहायक प्रविधियां हैं। ए मार्गदर्शक सेवाएं, बी क्रियात्मक अनुसंधान, सी पुनर्बलन का प्रयोग, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अध्यापकों को शारीरिक वातावरण की व्यवस्था, अनुदेशनीय वातावरण का संगठन, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग आदि कक्षा प्रबंधन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, आई के डेवीज ने शिक्षा में प्रबंधन प्रत्यय का प्रत्यय दिया। अगला प्रश्न है, करीब 110 प्रश्न है, कक्षा में विविधताओं का नियंत्रण करने की प्रविधि है। कक्षा में विविधताओं पर नियंत्रण करने की प्रविधि है। ए शिक्षण को विराम देना, बी बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, सी उदाहरणों के साथ शिक्षण, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखने का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। शिक्षण को विराम देना, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, उदाहरणों के साथ शिक्षण, सभी। शिक्षण में पुनर्वास उपयोग शिक्षण कौशल के रूप में किया जाता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए मेरा प्रिय मित्र, बी मेरा पड़ोस, सी मेरा विद्यालय, डी मेरा परिवार। नर्सरी मतलब बच्चे छोटे हैं तो उनको वही चीज़ पढ़ाना शुरू कीजिए उनके, जिससे वो वाकिफ हों। जिससे मेरा परिवार, उससे क्या है, वो वाकिफ है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। ए समस्यात्मक बालक, बी कम गति से सीखने वाले बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहार्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। सही जवाब हो जाएगा 104 का ए, डाल्टन फ्लांक। अगला प्रश्न है, विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है। ए विशेष विधि, बी विशेष अभ्यास, सी विशेष बालक, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, विशेष विधि, विशेष अभ्यास और विशेष बालक, तीनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, आवासीय विद्यालय। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण कौन है? तो आवासीय विद्यालय योजना। अगला प्रश्न है, टारगोशन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में छात्रों की संख्या होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, 8 से 10। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है। तो ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान प्रबोधिनी। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं। ए अधिकार विधि द्वारा,
बी विशाल समूह स्थान, सी लघु समूह स्थान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं तो अधिकार विधि द्वारा, विशाल समूह द्वारा, लघु समूह स्थान, तीनों। 2 प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए अमेरिका में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी चीन में। आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, बुक से कहीं से भी आप जवाब जरूर दीजिएगा खोज कर। शिक्षा की अनुकूलित प्रक्रिया का ज्ञान एवं कौशल आवश्यक है। समान शिक्षकों को, बी विशिष्ट शिक्षकों को, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। दोनों प्रश्न उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यह था BD 203 का यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 3। आगे जो हम लोग कल हल करेंगे समावेशी विद्यालय का सृजन यूनिट 3 पाठचर्या प्रारूप, या फिर शाम को ही देखेंगे तो जो भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, यूनिट 3 आप लोग अच्छे से पढ़ना, बुक और मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। आप लोग देखिएगा आपको कितना सही हो रहा है। जो वीक है उसे बार बार पढ़िए, टेस्ट सारा पढ़ा हुआ है, आप लोग देखते रहिए। जहाँ आपको लगता है आपको नहीं हो पा रहा है तो उसे आप बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपके अच्छे नंबर लाने का। बच्चे 80 नंबर लाए हैं, 40 नंबर लाए हैं, तो ध्यान रखना इसमें भी बच्चे 40 में 40 नंबर लाए हैं तो आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा इशू नहीं है। फर्स्ट में 80 में 80 ला दिए हैं, सेकंड में 76, 74, 78 ऐसे बच्चे लाए हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बुक, और बहुत टाइम बहुत कम बचा है, तो बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस हल करिए। आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू कम आता निराशा होती है। अगर व्यू आता रहे तो हम लोग ताकत से 2-3 टेस्ट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हम भी रिक्वेस्ट फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर जगह आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।